की शुरुआत में बताया जाता है कि साल 2077 में वर्चुअल गेम अपोकलिप्स एक रियलिटी बन गया। दुनिया की व्यवस्था खत्म हो गई और दुनिया नरक में बदल गई। ह्यूमंस ने सुपरनैचुरल एबिलिटीज को अवेकन किया। इस chaotic दुनिया में जियांग सिटी के सबसे अमीर प्लेबॉय यी शाओ ने फिर भी किन यानरान की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करने में कामयाब रहा। उसने यानरान को लेवल अप करने में मदद करने के लिए 10 एक्सपर्ट्स को काम पर रखने के लिए पैसे भी खर्च किया ताकि यह इंश्योर हो सके कि उसे बेस्ट मिले। यी शाओ ने कोई खर्च नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि किन यानरान के लिए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए अपने सारे पैसों को खर्च कर दिया। यी शाओ तुरंत किन यानरान के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी या इक्विपमेंट लाया। यी शाओ की बदौलत किन यानरान आखिरकार ड्रैगन कंट्री में एक गॉड लेवल पावर बन गई। आज वह दिन है जब यी शाओ और किन यानरान की शादी होनी है। सिटीजंस ने उनसे जेलसी महसूस की। उन्हें लगा कि वे वास्तव में स्वर्ग में बने जोड़े थे। यानरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शाओ ने यानरान की कमर खींचते हुए पूछा। यानरान ने उसे कसकर गले लगाया और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाते हुए जवाब दिया, मैं नहीं करूंगी। अचानक यानरान ने शाओ का दिल खींच लिया और वह अजीब तरह से हंसने लगी, जबकि यी शाओ हैरान था। यी शाओ, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे से मेरी सच्ची फीलिंग्स खरीदी जा सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इक्विपमेंट गिफ्ट में देने से तुम मुझे इमोशनली रूप से मुझे मजबूर कर सके हो? यानरान ने कहा। यी शाओ दर्द से कांपते हुए जमीन पर लेटा हुआ था। यानरान ने फिर कहा कि उसने केवल उसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके अफेक्शन से अग्री है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रही है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी कड़ी मेहनत के कारण है। तभी उसके बगल में खड़े आदमी ने उसकी कमर पकड़ ली। यह आदमी झोंक था और फिर उसने कहा कि वह यी शाओ का दिल इस आदमी को दे देगी ताकि वह हर दिन यी शाओ के दिल की धड़कन सुन सके। झोंक ने यी शाओ के चेहरे पर पैर रखा और अनाउंसमेंट की कि यी शाओ का जो कुछ भी था अब उसका है। यी शाओ को बहुत खालीपन महसूस हुआ। वह कोई कारण नहीं सोच सका कि लड़की के लिए जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी उसे धोखा क्यों दिया। अपने दिल को राख में बदलने के बारे में सोच रहा था और उसने लगा कि यह उसकी लाइफ का एंड हो सकता है। इसके बारे में सोचकर वह गुस्सा से भर गया और वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। मैं अनिच्छुक हूँ, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। मैं अपना बदला लूंगा। मैं उन नीच लोगों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा, वह चिल्लाया। वह तब स्पीचलेस रह गया जब उसने एक फेमिलियर वॉइस सुनी जो पूछ रही थी कि क्या वह ठीक है। फिर उसने खुद को यानरान के सामने खड़ा पाया। यी शाओ, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मुझे नहीं सुना? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे थोड़े से पैसे चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पैसे एक्सेप्ट करना बस तुम्हारा रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट बचाना था, समझे? अगर तुम चिपके रहोगे तो मुझे फिर कभी मत ढूंढना, यानरान ने कहा। इस समय यी शाओ ने अपने मन में अनुमान लगाया कि वह रीइंकार्नेशन ले चुका है और उसे याद आया कि उसके हाथ में जो कार्ड था वह यानरान के मंथली पेस था जो उसे देना था, जो 2 लाख युआन था। उसे यह भी याद आया कि यह दिन अपोकलिप्स से 1 सप्ताह पहले का था। यानरान ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था। वह यी शाओ के पैसे लेने से मना करने का नाटक कर रही थी। उसने कहा कि उसके पैसे लेने के कारण उसे मेंटली पेन हुआ है और मेरे क्लासमेट कहते हैं कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। और उसने कहा कि वह केवल यी शाओ की भलाई के लिए जबरन पैसे ले रही थी। यी शाओ बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और जाने का फैसला किया, लेकिन वह अचानक यानरान के पास वापस चला गया। यानरान ने सोचा कि उसे तुरंत जाने का पछतावा हुआ। यानरान ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ दूर धकेल दिया और कहा, मेरे अपने भले के लिए, इसके बजाय मैं नरक में क्यों न जाऊं। यानरान उसके व्यवहार से हैरान थी। यानरान को यह बताते हुए चला गया कि वह उसे फिर कभी कुछ नहीं देगा। यानरान ने फिर भी मुस्कुराने की हिम्मत की। उसे उम्मीद थी यह उसे डराने के लिए यी शाओ की चाल थी। फिर उसने कहा कि वह इस बार अनिच्छा से यी शाओ का कार्ड एक्सेप्ट करेगी, लेकिन फिर यी शाओ ने उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा। यानरान गुस्से में चिल्लाई, यी शाओ, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन तभी यी शाओ ने उसके जूते खींचते हुए कहा कि उसे याद है कि उसने ही उन्हें खरीद कर दिए थे, इसलिए वह चाहता था कि वह जाने से पहले उन्हें उतार दे। यानरान उस पर गुस्सा थी और उसे कहा कि मत सोचो कि उसके थोड़े से पैसे ने उसे महान बना दिया है और यह उसे उसके आगे झुकने का कारण नहीं बनेगा। उसने यह कहकर उसे डरा भी दिया कि वह उसे फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले ही वह बाद में घुटने टेकर भीख मांगे। यी शाओ ने तब जवाब दिया, यह एक ब्लेसिंग्स होगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सामने फिर कभी मत आना। मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी काम है। और ये कहकर वह वहां से चला गया। इस समय अपोकलिप्स डेटा टेस्टिंग 1 सप्ताह में शुरू होने वाला था। उस समय डेटा टेस्टिंग के पहले 10 मिनट के दौरान बैलेंस सिस्टम को थोड़े समय के लिए एक्टिव किया जाएगा। यी शाओ ने किसी को फोन किया। टेस्ट शुरू होने से पहले उसे इनफ मनी इकट्ठा करने की जरूरत थी। उसने यिन नाम की एक लड़की को फोन किया और अपने सभी शेयर 20 अरब में बेचने की पेशकश की। यिन हैरान रह गई क्योंकि वह कभी भी अपने शेयर बेचना नहीं चाहता था। फिर उसने यिन को 5 दिनों के भीतर सभी पेपर वर्क पूरा करने और पैसे उसके खाते में ट्रांसफर करने का कह दिया। यिन मुस्कुराई और कहा कि पैसे के साथ कोई समस्या नहीं होगी। वह खुश थी कि यी शाओ ने आखिरकार ये कॉर्पोरेशन को उसे सौंपने का फैसला किया। यी शाओ ने फिर फोन काट दिया और कहा, अगला मैं अपोकलिप्स डेटा के आने का इंतजार करूंगा। इस लाइफ में मैं अकेले ही थ्रोन पर चढ़ूंगा। 1 हफ्ते बाद अपोकलिप्स का गेम शुरू हो गया था। यी शाओ ने गेम में एंटर किया और फिर एक विंडो दिखाई दी। उसका वेलकम किया और डेटा एक्सेस प्राप्त करने पर उसे बधाई दी। सिस्टम्स के अनुसार यह टेस्ट 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों के बाद पब्लिक एडिशन लॉन्च किया जाएगा। यी शाओ एक सिलेंडर के अंदर था क्योंकि वह गेम में एंट्री कर रहा था। तब उसने एक फेमिलियर इमोशन फील किया और उसे पता था कि यह अपोकलिप्स के गेम के स्टार्टिंग पॉइंट की फीलिंग थी। यी शाओ ने अपने यूजर नाम के लिए नाइट शा टाइप करते हुए अपनी विंडो को छुआ। पिछले लाइफ में गिल्ड के मेंबर ने एक बार एक गॉड टियर बीस्ट टैमर ने एक डार्क एबिस के ड्रैगन को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। इस बार उसके पास पैसे या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए उसने अपनी क्लास के लिए एक बीस्ट टेमर बनने का फैसला किया। एक सोशल क्लास के बाद उसका क्लास बदल गया। फिर उसने टॉप अप किया और सिस्टम ने उसे कुल 20 अरब सोने के सिक्कों के सक्सेस बैलेंस के लिए बधाई दी। यी
शाओ अपने अकाउंट में जमा की गई लार्ज अमाउंट से चकित था, क्योंकि उसे यकीन था कि इन सिक्कों का वैल्यू 3 दिनों के बाद 10 गुना बढ़ जाएगा। सिस्टम द्वारा फिर से एक कॉन्ग्रेट्स मैसेज दिखाया गया था। 1 अरब से अधिक रिचार्ज करने वाले पहले प्लेयर के रूप में सिस्टम ने एक इनाम के रूप में एक यूनिक हिडन प्रोफेशन को भी अनलॉक किया। यी शाओ इस बात से अनजान था कि यह क्या है, और कुछ सेकंड के बाद यी शाओ ने पाया कि वह गॉड ऑफ वेल्थ छिपा हुआ हिडन प्रोफेशन था। वह जानता था कि उसने बहुत अधिक पैसे खर्च करके इसे अनलॉक कर दिया है। तभी सारे सिस्टम पैनल हिलने लगे और तब एक बात करने वाला मेंढक फिर अपेयर हुआ और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मुझे अनलॉक करने के लिए एक यंग ब्रैट होगा। यी शाओ इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि यह मेंढक कहां से आया है। मेंढक उस पर नाराज हुआ और उसे एक ढीठ इंसान कहा। मेंढक खड़ा हुआ और उसने बताया कि उसका नाम एबिसु है, जो यी शाओ का एक वेल्थ गार्डियन था। उसके अनुसार यी शाओ उनके हिडन प्रोफेशन के तहत वेल्थ के 69वें गॉड था। यी शाओ एक मेंटर के रूप में एक मेंढक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो? यी शाओ ने अपने हाथ क्रॉस करते हुए कहा। एबिसु ने अपनी चूट की बजाय और कहा कि वह दिखाएगा कि असली वेल्थ क्या है। दे विंडो ने वेल्थ प्रोफेशन की कॉन्जेनिटल टैलेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की। पहला लेवल एक वेल्थ बोलिंग है, वेल्थ गॉड की सबसे बेसिक कैपेसिटी, जो यी शाओ के सोने के सिक्कों को प्रतिदिन 1% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। अगली टैलेंट लेवल एक पेनी पिक्चर है। एक वेल्थ गॉड के रूप में यी शाओ सभी डिसएडवांटेजेस को डिसमिस कर देते हैं। डेथ के बाद उसके सोने के सिक्के और सामान नहीं गिरेंगे। तीसरी टैलेंट लेवल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक है। यह कहा गया था कि पैसा गुड लक लाता है, और चूंकि यी शाओ के पास इमेंस वेल्थ है, इसलिए उसके पास एक्सीलेंट लक भी है। चौथी टैलेंट लेवल 1 अनराइवल्ड चार्म है। यहाँ तक कि सबसे अगली पर्सन भी जेनरोसिटी के साथ सुंदर हो जाता है, लेकिन यी शाओ के मामले में ट्रैक्शन के 50 पॉइंट प्राप्त करता है। अंत में वेल्थ गॉड की लेवल 1 पावर करता, एक गॉड के रूप में डिवाइन पावर रखता है। खर्च किए गए प्रत्येक मिलियन गोल्ड कॉइन्स के लिए उसे एक अतिरिक्त रैंडम स्पेशलिटी पॉइंट मिलता है, जो डेली 100 स्कोर तक होता है। यी शाओ सरप्राइज था और अब समझ गया था कि वेल्थ गॉड का प्रोफेशन एक हिडन क्लास क्यों है। इसमें कई इनबॉर्न टैलेंट्स हैं। हालांकि वह सरप्राइज था कि इसमें कोई अटैक टैलेंट क्यों नहीं है। एबिसु ने अपनी बाहें क्रॉस की और जवाब दिया कि यी शाओ को यह क्लियर रूप से समझ में नहीं आया। उसने समझाया कि वेल्थ गॉड की कोई भी टैलेंट इमेंस वेल्थ ला सकता है। यी शाओ ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वेल्थ गॉड टैलेंट के आने के कारण वह डेली एक्स्ट्रा 22 मिलियन कमा सकता है। एबिसु ने तब उसे बताया कि वह वेल्थ गॉड की पावर से डेली 22 फ्री कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। एबिसु ने पूछा कि क्या यी शाओ अब समझ गया है कि टैलेंट का क्या मतलब है। यी शाओ ने अचानक उसे उठाया और कहा कि वेल्थ गॉड क्लास बहुत अधिक पावरफुल है। वह दुनिया को पैसे और पावर का सही अर्थ दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपने पिछले जीवन में अपना सारा पैसा यानोरान पर कैसे खर्च कर दिया था। फिर उसने न्यूबी विलेज में टेलीपोर्ट करने के लिए सिस्टम पर क्लिक किया और कहा कि इस गोल्डन फिंगर के साथ मजबूत होने का इंतजार क्यों करें। सीधे न्यूबी विलेज में उसे एबिसु के साथ फ्लावर प्लेन्स में टेलीपोर्ट किया गया। यी शाओ को इस एरिया में किसी को न देकर खुशी हुई। उसके अनुसार बीस्ट टेमिंग प्रोफेशन के रूप में शुरुआत करना अदर क्लासेस की तुलना में कहीं गुना डिफिकल्ट है, क्योंकि शुरुआत में वह पावरफुल बीस्ट को काबू में नहीं कर सका। जल्दी से बढ़ने के लिए उसे एक स्ट्रेटजी के बारे में सोचना होगा। एबिसु उसके कंधे पर बैठा था, शिकायत कर रहा था कि बीस्ट टेमिंग प्रोफेशन को चुनना लापरवाही थी, क्योंकि यी शाओ ने हथियार के साथ शुरुआत भी नहीं की थी। यी शाओ यह बताने वाला था कि उसने बीस्ट टेमिंग प्रोफेशन को क्यों चुना था, लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ गॉब्लिन उसकी ओर भाग रहे हैं। यह पता चला कि इन गॉब्लिन ने उसकी ह्यूमन सेंट को सूंघ लिया था। ये लेवल 15 के एलीट एक गॉब्लिन वॉरियर थे। यी शाओ खुद को बदकिस्मत महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि लड़े या भागे। तभी उसने पीछे देखा और देखा कि एबिसु फुल स्पीड से भाग रहा है। इसमें सोचने की क्या बात है, तुम पास कोई हथियार नहीं है और एक लेवल 15 के एलीट गॉब्लिन का सामना कर रहे हो। भागो, एबिसु चिल्लाया। ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन यी शाओ का पीछा कर रहे थे। यी शाओ भागते हुए उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे बचा ले। इस बीच वह मेन सिटी में पहुंच गया और राहत की सांस ली कि वह गॉब्लिन से बच निकलने में कामयाब रहे। आराम करते समय कुछ प्लेयर उसे घूर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, यह जानते हुए कि उसने अपनी क्लास के लिए बीस्ट टेमिंग को चुना था। उन्होंने मान लिया कि उसके कंधे पर बैठा मेंढक उसका जानवर था। यी शाओ ने कुछ नहीं कहा और अपने पीछे से मजाकिया हंसी सुनते हुए बस पलट गया। उसी समय एबिसु उसे सिटी में सेल के लिए एक बीस्ट का अंडा खरीदने को कहने लगा था। हालांकि यी शाओ ने कहा कि वह एक साधारण बीस्ट के साथ अग्रीमेंट नहीं करेगा। तब एबिसु ने पूछा कि वह क्या चाहता है और यी शाओ ने जवाब दिया कि वह एक छिपे हुए डंजन के बारे में जानता है, जहां एक डेटी लेवल का बीस्ट का अंडा एक ड्रैगन की नेस्ट में पड़ा था। वह सीधे सुप्रीम हॉल में गया, लेकिन एबिसु को उसका आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि केवल लेवल 100 से अधिक प्लेयर और उससे ऊपर के लेवल के प्लेयर वहां गार्ड रखते हैं, जबकि यी शाओ केवल लेवल 1 का था। फिर भी यी शाओ अश्योर्ड था। उसने दावा किया कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। वह अंदर गया, लेकिन एक लेवल 80 ग्रैंड आर्चमेज ने उसका रास्ता रोक दिया। युवक, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जब तुम और अधिक ट्रेनिंग ले लो तो वापस लौट आना। केवल सिटी लॉर्ड के रिकमेंडेशन लेटर के साथ ही सुप्रीम हॉल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं, आर्कमेज ने कहा। यी शाओ ने पोलाइटनेस से आर्कमेज से कहा कि उसके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, लेकिन आर्कमेज ने उसे यह कहते हुए जाने के लिए कहा कि सुप्रीम हॉल एम्पायर का प्राइड है और यी शाओ जैसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मेरे पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में आर्कमेज ने कुछ खो दिया है। मैं इसे वापस करने आया हूँ, यी शाओ ने कहा। आर्कमेज ने सोचा कि यी शाओ उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। यी शाओ ने फिर उसे अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहा। आर्कमेज ने नीचे देखा और अपने पैरों के पास सोने के सिक्के देखे। उसने उन्हें उठाया और यी शाओ ने उसे बताया कि उसके पीछे और भी सिक्के हैं। आर्कमेज बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत यी शाओ को वॉर गॉड पेविलियन सुप्रीम हॉल में वीआईपी कमरे में एंट्री करने की अनुमति दी। यी शाओ, मास्टर, मुझे आपका पहले का अग्रेसिव बिहेवियर पसंद आया। क्या आप इसे वापस ला सके हैं? यी शाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और प्रोफेशनल तरीके से यी शाओ को ऊपर जाने के लिए कहा। यी शाओ हंसा, जबकि एबिसु ने नोटिस किया कि पैसा रियली में हर चीज
चीज पर काम करता है। यी शाओ ने सुप्रीम हॉल में एंट्री किया और अननोन कॉस्ट्स के साथ नाइट गोलम्स को सम्मानित करते हुए लेवल 10 से लेवल 80 तक का सुप्रीम हॉल देखा। सुप्रीम हॉल वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है, एक लेवल 100 का नाइट रेंट्स पर लेने योग्य गाड़ियां। इसे इक्विप करें और आप नोविस विलेज पर डोमिनेट हो सकते हैं, एबिसु ने कहा। यी शाओ ने आंसर दिया, इनमें मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे मेरे नीचे हैं। तभी एक और गार्ड दिखाई दिया और गुस्से में यी शाओ से पूछा कि उसे किसने अंदर जाने दिया। यह बजर्क ब्लड वॉरियर निकला। यी शाओ ने वॉरियर से कहा कि उसे एक डिवाइन लेवल के गोलेम गार्डियन को काम पर रखने की आवश्यकता है। बर्सर्क ब्लड वॉरियर ने आंसर दिया कि डिवाइन लेवल के गोलेम एक्सट्रीमली रेयर है, इसलिए किसी को रेंट पर अवेलेबल कराना इम्पॉसिबल है। वॉरियर ने यी शाओ को सिर से पैर तक देखा और उससे कहा कि एक लेवल 80 के गार्डियन को काम पर रखना पहले से ही पर्याप्त है। डिवाइन लेवल के गोलेम को काम पर रखना यी शाओ के लिए संभव नहीं था। यी शाओ ने फिर एक अरब देने की पेशकश की। वॉरियर एक पल के लिए साइलेंट रह गया। उसने पलटकर जवाब दिया, 1 बिलियन है, तकनीकी रूप से यह इम्पॉसिबल है। नियम अंततः लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इंसिडेंटली मैं एक डिवाइन लेवल के मैजिशियन को जानता हूं जो मदद कर सकता है। एबिसु को यह जानकर शौक हुआ कि स्पेलकास्टर एक हिडन क्लास थी। यी शाओ के अकॉर्डिंग डिवाइन लेवल के मैजिशियन इनक्रेडिबल रूप से कई सारे मैजिक कर सकते हैं, सुरक्षा, डिफेंड और अटैक एक साथ सभी कर सकते हैं। उसका मानना था कि शुरू से ही मैजिशियन को काम पर रखना एक बढ़िया ऑप्शन होगा, इसलिए उसने वॉरियर के सजेशन पर अग्रीड हो जाता है। वॉरियर के अकॉर्डिंग वह मैजिशियन को कभी भी बुला सकता था, लेकिन वह पहले कॉन्फर्मेशन करना चाहता था कि यी शाओ 1 अरब का भुगतान कब कर सकता है। यी शाओ ने तब सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा कि वह अब कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर सकता है और जब भी जरूरत हो पेमेंट कर सकता है। वॉरियर ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाला और यी शाओ को उस पर सिग्नेचर करने दिया। सिग्नेचर करने के बाद एक लड़की उसके पीछे दिखाई दी और बोली, वह बदमाश कौन है जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्टेड किया है। यह लड़की डोलोरेस थी, जिसे बुलाया गया मैजिशियन थी। उसने यी शाओ को देखा, उसके सुंदर चेहरे की तारीफ की और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट में बताए अनुसार अगले 24 घंटों तक यी शाओ के कमांड्स का पालन करेगी। क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई था, इसलिए यी शाओ उसके स्टेट देखने में अनएबल था। डोलोरेस ने यी शाओ को छुआ और उससे कहा कि वह उससे क्या करवाना चाहता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर, मैंने आपको मेन रूप से एक बहुत ही डिफिकल्ट काम को निपटाने के लिए अपॉइंट किया है। यी शाओ ने कहा, लेकिन डोलोरेस ने उसे बीच में ही रोक दिया, जिसने उसे बताया कि बिगिनर्स विलेज के सभी मॉन्स्टर को उसके हाथ की एक वेव से मिटा सकी है। यी शाओ ने फिर उससे कहा कि उन्हें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और डोलोरेस ने उसे आगे बढ़ने का कहा दिया। बेशक वे बिगिनर्स विलेज में वापस चले गए और डोलोरेस ने अपने फ्लेम मैजिक से आसानी से गॉब्लिन से लड़ाई की। अमेजिंग रूप से थोड़े समय में सभी को हरा दिया। इस समय बिगिनर्स विलेज में प्लेयर लोग थे और वे यह देखकर चौंक गए कि कोई पर्सन एक मैजिकियन के साथ मिलकर भारी मात्रा में डैमेज पहुंचा रहा है। इनमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि यी शाओ हैकिंग कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हैकिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर सिस्टम विंडो यी शाओ को सफलतापूर्वक लेवल 10 तक पहुंचने और फ्री एलोकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स एक्वायर्ड करने के लिए बधाई। इसके अलावा वह नोविस विलेज 9592 में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी भी था, इसलिए उसने एक्सेसिव 10 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स एक्वायर्ड किए। वह लेवल 10 तक पहुंचने वाला दुनिया भर का पहला खिलाड़ी भी, इसलिए उसे एक्वायर्ड 50 बोनस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स और स्पीड एस्केंडर का टाइटल्स दिया गया। बच्चे, तुम पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुके हो, अन्य प्लेयर्स में सबसे अधिक लेवल 5 से आगे नहीं है, एबिसु ने कहा। सभी को एक अनाउंसमेंट मिली है कि प्लेयर नाइट शॉ सक्सेसफुली लेवल 10 पर पहुंच गया है, जिससे लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया है। जैसा कि अपेक्षित था, सभी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि बीटा शुरू होने के बाद एक पूरा दिन भी नहीं बीता था। यी शाओ का मानना था कि बहुत से लोग अब उसकी असली क्षमता पर डाउट कर रहे थे, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सभी को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि वह सच्चा गॉड है। बस इतना ही होना चाहिए। लेवल अप कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स और आज वेल्थी पावर के चैनल से 1 बिलियन खर्च करने से एक्वायर्ड 100 पॉइंट के साथ अब हमारे असली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का समय आ गया है, यी शाओ ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एबिसु ने कंक्लूजन निकाला कि वे अब उस हिडन डंजन में जा रहे थे। यी शाओ ने कहा, ड्रैगन लेयर, मैं आ रहा हूं। अब हम फिर से वर्ल्ड लेवल लीडर बोर्ड पर आते हैं, जहां फिलहाल सिर्फ यी शाओ का नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लीडर बोर्ड में शामिल होने के लिए कम से कम लेवल 10 होना जरूरी है। उसी समय एक और खिलाड़ी जो नोविस विलेज में था, अकेले ही गॉब्लिन्स से लड़ रहा था। उसका यूजर नेम था स्टेल्थ वॉकर और वह अभी केवल लेवल 3 पर था। उसने दावा किया कि गेम में एंटर होते ही वह लगातार एलीट मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका लेवल सिर्फ 3 ही है, इसलिए उसे यह बात हजम नहीं हुई कि कोई प्लेयर पहले ही लेवल 10 तक पहुंच गया है। उसने अंदाजा लगाया कि जरूर गेम में कोई बग है जिससे ये हुआ है। हालांकि वह इस नाइट शाओ को जानने को बहुत क्यूरियस था और यह सोचकर एक्साइटेड हो गया कि शायद उसे अब एक असली राइवल मिल गया है। अब दूसरी ओर यी शाओ नोविस विलेज नंबर 9527 में था, जो विस्परिंग वैली नाम की एक डीप वैली के अंदर लोकेटेड है। उसके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स थे 1102, 254। वहां रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और यी शाओ ने उनमें से एक पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उस पर एक ड्रैगन का लोगो चमकने लगा। वो पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और उठता चला गया। कुछ ही देर में वो एक गुफा में बदल गया। फिर सिस्टम ने यी शाओ को एक नोटिफिकेशन भेजा, यह एक ड्रैगन की गुफा है, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। यह देखकर डोलोरेस हैरान रह गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी जबरदस्त एनर्जी, क्या वाकई यहाँ ड्रैगन रहता है? यहाँ तो एक हिडन डंजन है। बच्चे, तुम्हें ये जगह मिली कैसे? यी शाओ उस गुफा में अंदर ही नहीं अंदर घुस गया और डोलोरेस भी उसके पीछे गई। डोलोरेस थोड़ी नर्वस थी और ईमानदारी से मान लिया कि वो अकेले इस ड्रैगन से नहीं निपट सकती। इस पर यी शाओ बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सीधा ड्रैगन से लड़ने चला जाऊं, पहले अंदर चलकर देखते हैं क्या है। यी शाओ ने बताया कि करीब 1 साल पहले एक लेवल 100 का बर्सर्कर एक हिडन क्वेस्ट में गलती से घुस गया था और उसने इस ड्रैगन की गुफा की खोज की थी। उसे तब पता चला कि इस खतरनाक डंजन का एंटर डोर दरअसल एक नोविस विलेज में ही छिपा हुआ था, लेकिन तब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि कोई हाई लेवल डंजन एक नोविस विलेज में कैसे हो सकता है। वो खिलाड़ी
अकेले ही अंदर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। फिर एबिसु ने यी शाओ से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? यी शाओ ने जवाब दिया, मैंने उस प्लेयर की लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत महंगे दाम में खरीदी थी। उसी में मुझे पता चला कि इस डेंजन के अंदर एक रेयर ड्रैगन एग है। ये सुनकर डेलोरेस और एबिसु दोनों चौंक गए। उन्होंने समझ लिया कि यी शाओ का असली प्लान ड्रैगन से लड़ने का नहीं बल्कि उस अंडे को चुराने का है जो शायद ड्रैगन को मारने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। डेलोरेस थोड़ी नाराज भी हो गई। उसे लगा कि यी शाओ उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन यी शाओ ने कहा, अरे इतनी भी विनम्र मत बनो, तुम तो एक गॉड ईयर सॉर्सरेस हो, देखो ये तो बस एक ड्रैगन ही है बहन। यी शाओ ने हंसते हुए कहा, तुम तो सेकंड्स में इसे हरा दोगी। अब उनके सामने वह ड्रैगन था, सोने के सिक्कों और खजानों के ऊपर लेटा हुआ। यह एक टियर 5 होली जजमेंट रेडिएंट ड्रैगन था। डेलोरेस बोली, टियर 5 ड्रैगन? अच्छा हुआ कि मैं टेलीपोर्ट स्क्रॉल लेकर आई हूँ। और वहीं एबिसु पहले से ही खड़ा था। यी शाओ ने फिर डेलोरेस से पूछा, क्या हम इस ड्रैगन का सामना कर सकते हैं? डेलोरेस ने जवाब दिया, सिर्फ टियर 3 ड्रैगन ही पूरी की पूरी गिल्ड को तबाह कर सकता है, और यह तो एक रेडिएंट ड्रैगन है जो कि टॉप टियर में आता है। हमें जीतने का चांस शायद 1% से भी कम है। यी शाओ बोला, तुम जो कह रही हो वो तो डरावना है, लेकिन मेरे लिए इस ड्रैगन का अंडा उससे कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता हूँ। यह सुनकर डेलोरेस मुड़ गई और वहां से जाने लगी। यी शाओ ने उसे दोगुनी फीस देने की पेशकश की, लेकिन डेलोरेस ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो इस ड्रैगन को नहीं हरा सके। यी शाओ ने फिर समझाया, हम ड्रैगन से सीधे लड़ने नहीं जा रहे, बस थोड़ा समय खरीदना है। डेलोरेस तब भी नहीं मानी क्योंकि उसका मानना था कि टियर 5 रेडिएंट ड्रैगन का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। यी शाओ ने आखिरकार तिगुना भुगतान ऑफर किया। इतनी भारी रकम को ठुकराना डेलोरेस के लिए मुश्किल हो गया और उसने जान जोखिम में डालते हुए ऑफर स्वीकार कर लिया। डेलोरेस ने अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट की और जोर से चिल्लाई, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। वो बोली, 3 मिनट, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट तक समय दिला सकती हूँ। इसका मतलब था कि वो यी शाओ को बफ एट्रीब्यूट्स देने जा रही थी। सिस्टम ने यी शाओ को सूचना दी, तुम्हें लाइफ गॉड का ब्लेसिंग्स मिली है, तुम्हारी लाइफ डबल हो गई है। तुम्हें पावर गॉड का ब्लेसिंग्स मिली है, तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल हो गई है। तुम्हें एजिलिटी के गॉड की ब्लेसिंग्स मिली है, तुम्हारी एजिलिटी डबल हो गई है। अब डेलोरेस सीधे ड्रैगन की ओर भागी और यी शाओ से कहा, ध्यान रहे यह बफ सिर्फ 3 मिनट तक ही चलेगा। डेलोरेस ने आइस सेरो स्किल का इस्तेमाल किया और चिल्लाई, घिनौने बीस्ट, आमतौर पर मैं तुझसे डरती। उसने बर्फ का एरो चलाया जो सीधा ड्रैगन से टकराया और ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा। जबकि डेलोरेस ड्रैगन से भिड़ी हुई थी, यी शाओ धीरे धीरे दबे पांव अंदर जा रहा था। उसका लक्ष्य था ड्रैगन का अंडा चुराना। वह किसी तरह अंडे तक पहुंच गया और मन ही मन दुआ कर रहा था कि ड्रैगन उसे देख न ले। इसी दौरान ड्रैगन ने आग फेंकी, लेकिन डेलोरेस समय रहते उससे बच गई। डेलोरेस ने आवाज लगाई, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं और मेरी ताकत भी कम हो रही है। यी शाओ ने कोशिश की कि वह अंडा उठा ले, लेकिन अंडा सोचा गया उससे कहीं ज्यादा भारी था। उसने मदद के लिए एबिसु को बुलाया। एबिसु बोला, मैंने कभी ऐसा चोरी छिपे काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक भारी आर्मर उसके पास आकर गिरा। एक विशाल परछाई उन दोनों पर पड़ गई। वे हके बके रह गए जब उन्होंने देखा ड्रैगन उनकी तरफ घूरते हुए खड़ा है, जोर जोर से गरजता हुआ। यी शाओ और एबिसु डर के मारे भाग खड़े हुए। यी शाओ ने अंडा नहीं छोड़ा और रास्ते भर चिल्लाता रहा, तू किसी काम का नहीं एबिसु, तू तो बेकार मेंढक निकले। यी शाओ ने मदद के लिए फिर से डेलोरेस को पुकारा। डेलोरेस ने आइस वॉल बनाई और ड्रैगन के सामने दीवार खड़ी कर दी, लेकिन वो दीवार कुछ ही सेकंड में टूट गई और जैसे ही दीवार गिरी, ड्रैगन ने अपनी सबसे खतरनाक स्किल ड्रैगन किंग्स ब्रीथ को छोड़ने की तैयारी कर ली थी। डेलोरेस घबरा गई और उसने यी शाओ और एबिसु को चिल्लाकर कहा, भागो, बहुत ज्यादा खतरा है। ड्रैगन ने अपनी आग उगलती लपटें छोड़ी और तीनों जान बचाकर दौड़ने लगे। भागते समय यी शाओ ने डेलोरेस से पूछा, तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो काफी पावरफुल हो ना? डेलोरेस ने पलटकर जवाब दिया, तो क्या मैं अमर हूँ? मैंने पहले ही कहा था सिर्फ 3 मिनट की बफ दे सकी हूँ। अब उसके बाद मैं भी आम इंसानों जैसी ही हूँ। आखिरकार वे लोग डंजन से बाहर कूद गए और मुश्किलों के बावजूद यी शाओ खुश था कि वे ड्रैगन ए को साथ लेकर निकलने में कामयाब रहे। ड्रैगन के घोंसले से बाहर आकर डेलोरेस ने कहा, अगर ये अंडा सच में एक टियर 5 ड्रैगन को जन्म देता है तो ये सारा रिस्क वाकई वोट था। साथ ही उसने यी शाओ को उसकी कमीशन याद दिलाई और हैरानी की बात यह थी कि डेलोरेस की यी शाओ के प्रति फेवरेबिलिटी अब बढ़कर 60 हो गई थी। अब यी शाओ ने कहा कि अब समय है इस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का। एबिसु चिंतित था, उम्मीद है कि ये अंडा कोई अजीब सा जीव न निकाले, वरना डेलोरेस को जो पैसे दिए वो बर्बाद हो जाएंगे। यी शाओ ने अंडे को छूते हुए कहा, सफलता या असफलता सब कुछ इसी पे टिका है, मुझे निराश मत करना। अंडा टूटना शुरू हुआ और फिर अचानक फट पड़ा। उसके अंदर से निकला एक हरा सा छोटा ड्रैगन। तीनों चौंक गए। डेलोरेस ने डाउट से कहा, ये रेडिएंट ड्रैगन जैसा नहीं लग रहा, रंग कुछ अलग सा क्यों है? कहीं रेडिएंट ड्रैगन को किसी और ने धोखा तो नहीं दे दिया? यी शाओ ने तुरंत सिस्टम में उसकी डिटेल्स चेकी। नाम अब तक कोई नहीं, लेवल 1 टियर, माइथिकल टियर, एज़्योर टाइप ड्रैगन, स्ट्रेंथ 500, कॉन्स्टिट्यूशन 500, एजिलिटी 500, स्पिरिट 500। इस ड्रैगन की खासियतें, माइथिकल ब्लड लाइन होने के कारण इसका शरीर एक्सट्रीमली पावरफुल है। हर लेवल पर इसे सभी स्टैट्स में बोनस मिलेगा। इसकी एचपी और मना रीजनरेट प्रति सेकंड 200 है। एचपी और मना 200 दोनों 100% पर हैं। लेवल 1 पर भी इसकी ब्रीथ अटैक 2500 से अधिक डैमेज कर सकती है। एबिसु हैरान रह गया, यी शाओ इस बार तो किस्मत ने तुम्हारा पूरा साथ दिया है। डेलोरेस भी चौंक गई, इतने बेहताशा हाई स्टैट्स एक हैचलिंग में ये पूरी तरह पागलपन है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल तो असीमित है। जब ये बड़ा होगा तब इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर की कोई सीमा नहीं होगी। यी शाओ ने ड्रैगन के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ताकतवर निकलेगा। अब से इसका नाम होगा ग्रे। ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी जैसे वह नाम से सहमत हो गया हो। तभी एबिसु ने मजाक में कहा, अब जब तुम्हारे पास खुद का ड्रैगन है तो कोई भी मुझे तुम्हारा पालतू टोड नहीं कहेगा। यी शाओ ने उसकी ओर देखा और देखा कि एबिसु के हाथ में कुछ था। एबिसु थोड़ा नाराज था, टोड, कम से कम मेरा नाम लो, हर बार टोड क्यों कहते हो? लेकिन यी शाओ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एबिसु ने जो बैच पकड़ा हुआ था, यी
शाओ ने उस पर गौर से नजर डाली और पूछा, ये कहाँ से मिला? यी शाओ ने बैज झपट लिया और नाराज होकर एबिसु से पूछा कि उसने ये बैज कहाँ से चुराया। एबिसु गुस्से में बोला, मुझे वापस दो, ये बैज मुझे ड्रैगन के घोंसले से मिला है, जान जोखिम में डालकर लाया हूँ। डेलोरेस भी बैज देखने लगी और उसने कहा, ये शायद क्लैमिटी टियर मार्क ऑफ फेरोसिटी हो सकता है, एक बहुत ही खतरनाक और दुर्लभ निशान। यी शाओ ने तुरंत सिस्टम की मदद से बैज की डिटेल्स चेक की। डिटेल्स पढ़ते ही एबिसु परेशान हो गया और चिल्लाया, मुझे वापस दो, मैंने जान दांव पर लगाकर इसे हासिल किया है। लेकिन यी शाओ ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारी जान पर बनाई थी, अब ये बैज मैं थोड़ी देर के लिए उधार रखूंगा, ये तुम्हारी सजा है। एबिसु ने झल्लाते हुए कहा, उधार? चलो सौदा करते हैं, रोजाना 10,000 कॉइन का किराया, डील या नो डील? यी शाओ का रवैया एकदम बदल गया। अरे छोड़ो ना यार, इतने पैसों की बात क्यों कर रहे हो, हम दोस्त है ना। एबिसु ने आंखें घुमाई, मीठी बातें बनाना बंद करो, लेकिन चलो ले जाओ। यी शाओ ने बैज अपनी छाती पर लगाया और हंसते हुए बोला, अब ये बैज पहनकर गॉब्लिन्स को मारना ऐसे होगा जैसे मक्खन काटना। उसी वक्त सिस्टम विंडो खुली और बताया कि यी शाओ ने एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया है, द फॉरबिडन एडजुडिकेटर। सिस्टम ने बताया, किंग ऑफ फेरोसिटी पावरफुल था, लेकिन उसे एबिस ने निगल लिया। अब मार्क ऑफ फेरोसिटी रखने वाले को ट्रूथ की तलाश करनी होगी। तुम्हारा उद्देश्य है फैंग ऑफ फेरोसिटी को ढूंढना। यी शाओ सोचने लगा, ये फैंग ऑफ फेरोसिटी होता क्या है? डेलोर्स चौंक गई, तुम्हें नहीं पता? ये एक गॉड टियर असैसिन की डैगर है जो एबिसल बीस्ट के दांतों से बनी है। ये सबसे विस्फोटक और घातक हथियारों में गिनी जाती है। उसने कहा कि मार्क और फैंग के बीच कोई ना कोई रहस्यमयी संबंध जरूर है। यी शाओ ने कहा, सुनने में तो कमाल का लग रहा है, लेकिन एबिस कॉन्टिनेंट तक जाना बहुत लंबी यात्रा होगी। इसी दौरान सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, तुम्हारा डेली गेम टाइम खत्म हो गया है, 3 मिनट में फोर्स लॉग आउट होगा। यी शाओ ने हंसते हुए कहा, कौन सोच सकता था कि एक स्टार्टर विलेज का हिडन डंजन इतना लंबा खिंच जाएगा। ठीक है डेलोरेस, अब मैं निकलता हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो बताना। डेलोरेस ने जाते जाते कहा, अपने सी के तैयार रखना, अगली बार सस्ते में काम नहीं होगा। और फिर उसने अपना पोर्टल खोलकर विदा ली। यी शाओ भी लॉग आउट हुआ और सोचने लगा कि डूम्सडे गेम अभी भी डेटा में है और रियल वर्ल्ड से पूरी तरह मर्ज नहीं हुआ है। तो उसने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेना ही बेहतर होगा, शरीर ही टूट जाएगा। अगले दिन यी शाओ अपने घर पर टीवी देख रहा था। खबरें आ रही थीं कि वर्चुअल गेम डूम्सडे ने पूरी गेमिंग दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक प्लेयर ने कहा, गेम इतना हार्ड है कि मेरे हाथ दर्द करने लगे, फिर भी मैं सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंच पाया। और व्यक्ति ने कहा, वो यी शाओ आखिर है कौन? उसका नाम हर जगह चर्चा में है। यी शाओ था इकलौता प्लेयर जिसने सिर्फ एक दिन में ही लेवल 10 तक पहुंचने का कारनामा कर दिखाया था। गेम के पहले ही दिन डूम्सडे ने पूरे गेमिंग वर्ल्ड में खलबली मचा दी। लाखों प्लेयर्स की गेम में मौत हो गई और कईयों को लॉग आउट के बाद फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ केसों में तो ऑर्गन फेलियर भी रिपोर्ट हुआ। ये सब देखकर दुनिया भर की सरकारों ने चेतावनी जारी कर दी कि लोग इस गेम को न खेलें। कुछ देशों ने तो डूम्सडे पर सीधा बैन ही लगा दिया। यी शाओ अपने कंप्यूटर के सामने बैठा ये खबरें देख रहा था। कमजोर लोग हैं ये सब, जब ये गेम असलियत में दुनिया से मर्ज हो जाएगा तब इन्हीं की हालत सबसे बुरी होगी। उसने गुस्से में न्यूज चैनल बदल दिए। तभी उसका फोन बजा, मैसेज आया था यनरन का। यनरन ने लिखा, नॉर्थ दाओ हॉस्पिटल आ जाना, जांग के लिए खाना ले आना, बिल भी चुका देना, फिर मैं ऐसे दिखा दूंगी जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। यी शाओ चिढ़ गया, ये औरत खुद को क्या समझती है, शायद अब ब्लॉक ही कर दूं। उधर हॉस्पिटल में जांग ने यनरन से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यी शाओ अब हमारे पास आएगा? उसने तो बहुत समय से तुमसे बात भी नहीं की। यनरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सच में सोचते हो कि वो नहीं आएगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जरूर भागा चला आएगा। डॉक्टर कमरे में आया और बोला, जांग अब डिस्चार्ज हो सकते हैं, बस बिल चुकाना होगा। यनरन चौंक गई, इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हमारे अस्पताल में अब जगह नहीं बची है। डूम्सडे गेम की वजह से बहुत सारे मरीज ऑर्गन फेलियर का शिकार हो रहे हैं, हमें बेड्स की सख्त जरूरत है। यनरन गुस्से में बोली, क्या मतलब? गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? डॉक्टर ने संयम से जवाब दिया, मैडम ये एक स्पेशल सिचुएशन है, कृपया समझदारी दिखाएं और आज ही बेड खाली कर दें। जांग ने यनरन को चुप कराया, झगड़ा मत करो, हालात वाकई गंभीर हैं। और फिर बोला, पर मुझे गेम फिर से खेलना है, घर जाकर ही सही, पहले तुम मेरा बिल चुका दो। यनरन ने मायूसी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। यी शाओ ने इस महीने का खर्चा ही नहीं भेजा। जांग हैरान हुआ, पर वो तो तुम्हें हर महीने 2 लाख देता था, क्या हुआ अब? यनरन ने तिरस्कार से कहा, उसके पास तो गंदा पैसा है, वो सोचता है कि अपने पैसों से मुझे खरीद लेगा, उसे देकर ही मुझे घिन आती है। जांग ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसे फिर से मैसेज भेजो, उससे कुछ और पैसे मांगो, मैं एक डूम्सडे गेमिंग स्टूडियो खोलना चाहता हूँ और यी शाओ के लिए थोड़े से पैसे कोई बड़ी बात नहीं। यनरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, वो आया तो मैं फिर से अपने मीठे शब्दों से उसे मना लूंगी। पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि यी शाओ तो अपने घर पर चैन से सो रहा था। अगली सुबह यी शाओ का अलार्म बजा, वो बिस्तर से सीधा उठा बिना किसी देरी के, क्योंकि गेम में एंटर करने का समय हो चुका था। न ब्रश किया न नाश्ता, सीधे लॉग इन किया डूम्सडे गेम में। लोकेशन नॉविस विलेज 9527। एबिसु वहां पहले से इंतजार कर रहा था और बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, इतनी सुबह सुबह क्यों बुला लिया? मैं कोई रोबोट नहीं। यी शाओ हंसते हुए बोला, जो मेंढक जल्दी उठता है वही कीड़ा खाता है, हमें जल्दी से जल्दी लेवल अप करके इस गांव से निकलना है। दोनों चलते रहे, तभी यी शाओ को एक बात महसूस हुई, यहाँ प्लेयर्स की भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोगों ने जब देखा कि यी शाओ लेवल 10 तक पहुंच चुका है तो सब उसे घेरने लगे। भाई पार्टी बना लो, साथ मिलकर लेवल अप करते हैं। यी शाओ को इस फालतू भीड़ से नफरत थी, वो चुपचाप वहां से भाग निकला। एबिसु पीछे चिल्लाया, भागो तेज, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। यी शाओ भी हंसते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि लोग मुझे ऐसे पीछा करेंगे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। थोड़ी देर भागने के बाद वो एक खास जगह पर पहुंचे, लेवल 10 ट्रायल जोन। यह इलाका इतना खतरनाक था कि पीछा कर रहे प्लेयर वहीं रुक गए। एबिसु ने चैन की सांस ली, अच्छा हुआ अब पीछा नहीं करेंगे। यी शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि इस जोन में घुसे। उनके सामने एक विशाल किला खड़ा था और दरवाजे पर एक भारी कवच पहने गार्ड खड़ा था। बच्चे, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं, यहाँ आना मौत को न्योता देना है, गार्ड ने सख्ती कहा। यी शाओ ने पोलाइटनेस से जवाब दिया, मैं ट्रायल शुरू करने आया हूँ। गार्ड ने वार्निंग दी, अकेले अंदर जाना सुसाइड है, सोच लो। पर यी शाओ बिना डरे बोला, मेरे पास जिंदगी की इनफ मनी है, थोड़ी रिस्क
रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं। वो मैजिकल सर्कल पर खड़ा हुआ और सामने एक इंटरफेस खुल गया जिसमें ट्रायल की कठिनाई चुनने का विकल्प था। यी शाओ ने एक नजर मारी और बोला, अब इस डिफिकल्टी यही सही रहेगा। बिना झिझके उसने वो मोड़ चुना और गार्ड के होश उड़ गए। ये लड़का पागल है क्या? यी शाओ अब इस ट्रायल में टेलीपोर्ट हो गया। पिछली बार मेरे पास सिर्फ ब्रॉन्ज गियर था और एक एलीट टीम थी, फिर भी हम हार गए क्योंकि मुझे यानरान को बचाना था। लेकिन अब मैं अपनी हार का बदला लेने आया हूँ। उसने अपने ड्रैगन ग्रे को बुलाया। अब इस बार वह सिर्फ बदला लेने आया है। उसने अपने ड्रैगन ग्रे को समन किया और कहा, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, मेरे पास है एक मिथिकल ग्रेट बीस्ट। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे की तरफ जाती है और वो देखता है एक म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ। लेवल 10 का ये खतरनाक वुल्फ अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके पास थे 5000 HP, 5000 MP, 3 स्ट्रेंथ, 300 एबिलिटी, 500 स्पिरिट। सिस्टम के मुताबिक इसकी पैसिव और स्किल अभी तक अननोन थी। और तो और ये एबिस क्रीचर था जिसे एक बार लॉक कर लिया तो मौत पीछा करती है। वुल्फ अचानक घास से कूदा है और सीधे यी शाओ पर हमला करता है। यी शाओ बिना देर किए तुरंत अपने ड्रैगन को आदेश देता है, अटैक। ड्रैगन उड़ता है और ड्रैगन किंग्स ब्रीथ के साथ वुल्फ पर हमला करता है। साथ ही उसे 2500 HP की जबरदस्त चोट पहुंचाता है। ड्रैगन लगातार हमला करता है और फिर वुल्फ बर्सर्क हो जाता है। लेकिन ड्रैगन का वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन्स रोर आता है। ये इतनी शक्ति से गूंजता है कि वुल्फ स्टन हो जाता है। फिर ड्रैगन वुल्फ पर लगातार वॉर करता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। सिस्टम की तरफ से बधाई का मैसेज आता है, आपने एक म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ को हराया और इसका इनाम ड्रैगन का लेवल 4 तक अपग्रेड हो जाता है। अब ड्रैगन की ताकत 700 पॉइंट्स हो चुकी थी जिसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी और स्पिरिट भी बराबर थे। सिस्टम के मुताबिक ड्रैगन को एक नई स्किल भी मिलती है, ड्रैगन फैंग्स। यह स्किल दुश्मन के मैजिक को 500% स्पिरिट डैमेज करती है और 5 सेकंड के लिए उसे सील कर देती है। कूल डाउन सिर्फ 30 सेकंड। यी शाओ इस नई ताकत से काफी खुश होता है। अभी खत्म नहीं हुआ। वुल्फ ने 2 आइटम भी ड्रॉप किए, ब्लड वुल्फ फैंग, स्नो वुल्फ बो। ये दोनों आइटम डार्क गोल्ड ग्रेड के थे। हालांकि इनके इफेक्ट्स अभी तक अननोन थे, लेकिन यी शाओ को पूरा यकीन था कि ये लूट बहुत बेहतरीन है। वो बिना किसी देरी के दोनों आइटम लूटता है और कहता है, ये लूट पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे ही यी शाओ ने बोर को छुपाया, उसे और एबिसु को एक और बीस्ट की उपस्थिति का एहसास हुआ और सामने आया लेवल 10 डेमोनाइज्ड एबिसल टाइगर। इस खतरनाक टाइगर के पास थे 8000 HP और MP, 4 स्ट्रेंथ, 800 कॉन्स्टिट्यूशन, 300 एगिलिटी, 500 स्पिरिट। इसके पैसिव और स्किल अब भी अननोन थे, लेकिन सिस्टम ने साफ कहा, ये डेमोनिक बीस्ट एबिस की गहराई से जन्मा है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इसे देखकर ही मौत करीब लगती है। जैसे ही वो टाइगर आगे बढ़ा, यी शाओ ने तुरंत अपने ड्रैगन को कमांड दिया, अटैक। ड्रैगन और टाइगर दोनों एक दूसरे की ओर रोर करते हुए दौड़े। एक भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आखिरकार ड्रैगन ने टाइगर को हराकर जमीन पर गिरा दिया। यी शाओ और एबिसु थककर ट्रायल जोन की दीवार से टिके हुए थे। यी शाओ ने थकान से कहा, पैर तो जैसे टूट ही गए हों, मुझे सोलो एबिस मोड चुनने का अफसोस हो रहा है। लेकिन एबिसु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहले ही बहुत अच्छा लूट कलेक्ट किया है। ये शहर में बेचने पर काफी गोल्ड कमा सकते हैं। उन्हें मिले 1 हैंडेड स्पाइक्ड टाइगर शील्ड गोल्ड ग्रेड, पिच ब्लैक 1 हैंडेड स्वॉर्ड डार्क गोल्ड ग्रेड। हालांकि इनके इफेक्ट्स अब भी अनअप्रेज्ड थे। किसने कहा हम वापस जा रहे हैं? यी शाओ बोला, आगे ही तो वो जगह है जहां हम ट्रायल के बॉस को चैलेंज कर सकते हैं और मैं तो उसे हराने ही आया हूँ। एबिसु ने हैरानी से पूछा, तुम सीरियस हो? ग्रे तो बस लेवल 7 पर है, क्या वो बॉस को संभाल पाएगा? यी शाओ बिना रुके एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया और जवाब दिया, बिल्कुल, पिछली जिंदगी में भी बॉस सिर्फ लॉर्ड लेवल का था और इस बार मेरे पास है ड्रैगन जिसने 2 डेमोनिक बीस्ट को अकेले मारा है। वो ड्रैगन को समन करता है और कॉन्फिडेंस से कहता है, इस बार ये बॉस वेजिटेबल की तरह कटेगा। एबिसु थोड़ा डरते हुए पीछे चलता है जबकि यी शाओ कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली प्रोफेशनल कौन होता है। लेकिन एबिसु मन ही मन सोचता है, इस बंदे पर भरोसा करना मुश्किल है। जैसे ही वो ट्रायल एरिया में चलते हैं, सिस्टम विंडो अचानक अलर्ट देती है, आप एबिस में गिर चुके हैं और उसके तुरंत बाद आपने एक हाईली डेंजरस एरिया में एंटर किया है, कृपया तुरंत भागें। लेकिन यी शाओ वो भागने के मूड में नहीं था। वो याद करता है कि पिछले जन्म में वो प्यार और इमोशंस में ट्रैप्ड एक शरीफ इंसान था, लेकिन इस बार वो खुद को मानता है एबिस एनवॉय जिसके पास है एपोकैलिप्स की सबसे माइटी पावर। वो चिल्लाता है, आओ आओ, इस बार मैं एबिस को पूरी तरह गले लगाऊंगा। और तब सामने आता है असली बॉस मॉन्स्टर, लेवल 10 किंग द एबिस वॉन्डरर। इसकी हेल्थ अननोन थी, स्ट्रेंथ 0 लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 5000। इसकी स्किल और टैलेंट अब भी रहस्य थे, लेकिन सिस्टम ने बस एक ही बात कही, तैयार रहो क्योंकि असली टेस्ट अब शुरू होती है। सामने जो मॉन्स्टर था वो एबिस से आया था और अब एबिस में लौटने वाला था। एबिसु ने ताना मारा, कहां है वो लॉर्ड लेवल बॉस जिसकी तुम बात कर रहे थे? ये शाओ भी कंफ्यूज था, पिछली लाइफ में तो ये बस लॉर्ड लेवल का था, अब ये कैसे किंग लेवल बन गया? उसने मॉन्स्टर की स्टैट्स देखी, 5000 स्पिरिट पॉइंट्स और स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी 0। ये शाओ को अंदाजा हो गया, ये एक प्योर मैजिक बेस्ड क्लास है, नो नॉर्मल अटैक्स, स्लो अटैक स्पीड, लेकिन अगर इसकी हिट लग गई तो सीधा मौत। एबिसु बोला, बच्चे अगर तू मर गया तो मैं तेरी लाश नहीं समेटूंगा। ये शाओ ने फिर ड्रैगन को वार्निंग दी, ये किंग लेवल बॉस कोई मजाक नहीं है, बिना कमांड के कोई स्किल मत यूज करना। वो चाहता था कि ड्रैगन लगातार मूव करे, लंबी लड़ाई में न फंसे। ड्रैगन ने उड़ते हुए फ्लेम अटैक से शुरुआत की। किंग मॉन्स्टर ने फ्लेम को ब्लॉक किया, लेकिन ग्रे लगातार उस पर अटैक करता रहा। ये शाओ चीयर कर रहा था, उसे स्किल कास्ट न करने देना, लेकिन तभी उसकी आवाज बहुत तेज हो गई और मॉन्स्टर का ध्यान उस पर चला गया। किंग धीरे धीरे यी शाओ की तरफ बढ़ने लगा। यी शाओ को एक अजीब सा एहसास हुआ, एबिसु भी घबरा गया। डॉज कर, उसने चिल्लाया। यी शाओ झुक गया और बोला, ये कहने की जरूरत नहीं थी, मगर मॉन्स्टर की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने फिर से अटैक किया, सीधा यी शाओ को टारगेट करते हुए। यी शाओ बुरी तरह दबाव में था, ग्रे हेल्प मी। किंग का मैजिक फ्लेम चारों ओर फैल गया, लेकिन तभी ड्रैगन ने जोरदार हमला किया। उसने किंग को हिट किया और उसकी गर्जना से किंग नीचे गिर गया। मॉन्स्टर मर चुका था। एबिसु ने थके हुए अंदाज में कहा, ऐसे खतरनाक एरिया में अगली बार जाना हो तो प्लीज मुझे साथ मत घसीटना। सिस्टम विंडो खुली, बधाई हो, आपने एबिस ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। ड्रैगन लेवल 10 पर पहुंच गया और ये शाओ को मिले हर एट्रीब्यूट में
में +5 बोनस पॉइंट्स, क्योंकि वो पहला प्लेयर था जिसने ये ट्रायल पूरा किया। ये शाओ ने अब